हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक्स के चैप्टर नंबर 2 का अगला लेक्चर। और इसमें पैरेलल फोर्सेस से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स कर चुके हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम मैं आज आपको करवाने वाला हूं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। बच्चों, स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको अपनी मैक्सिमम एनर्जी यूटिलाइज करनी है। अगर आपको स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर नहीं हुई तो आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जाने की कोशिश न करें। ए हैवी यूनिफॉर्म रॉड 4 मीटर लॉन्ग, अपने पास एक रॉड है और उसकी लेंथ कितनी है? 4 मीटर है। ओके, रेस्ट हॉरिजेंटली ऑन 2 pegs विच आर 1 मीटर अपार्ट। जैसे 1 मीटर की दूरी पर 2 खूंटियाँ लगी हुई हैं। सपोज मेरे पास ये 2 खूंटियाँ हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये 2 पैग्स हैं और इन पैग्स के ऊपर हमने एक रोड को रख दिया है। ओके, ये हैवी रोड है हमारे पास और इस हैवी रोड को हमने इन 2 पैग्स के ऊपर ऐसे रख दिया है। ये मेरे पास रोड है, ये इसको मैंने इन 2 पैग्स के ऊपर रख दिया है। ये है, सपोज मेरे पास जो रोड है वो है AB। ओके, और 2 पैग्स जो हैं उनको मैं सपोज C और D से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये खूंटियाँ हैं, फिक्स हैं, जैसे दीवार में खूंटियाँ लगी हुई होती हैं। ओके, आगे देखिए, ए वेट ऑफ 10 kg। देखिए रोड का वेट कितना है, अभी हमारे को इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। रोड की लेंथ है कितनी? 4 मीटर। ओके, यानी कि ये जो लेंथ ऑफ रोड है, दिस टोटल लेंथ इज 4 मीटर, यहाँ से A से B तक। ओके फिर क्या कहता है? अब रोड का वेट के बारे में कुछ नहीं बताया, देखते हैं आगे बताएगा कि नहीं। चलिए आगे देखिए, ए वेट ऑफ 10 kg सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड और a weight of 4 kg suspended from the other end will just tilt the rod up। एक साइड में कहता है हम 10 किलो वेट रखें। सपोज A के ऊपर हमने यहाँ 10 kg वेट रख दिया या इस तरफ बांध कर लटका दिया, यानी कि कितना? 10 kg वेट कहता है। या फिर दूसरे एंड के ऊपर, इस दूसरे एंड के ऊपर हम कितना? 4 kg और लगाया बीच में, मतलब या तो 10 kg या 4 kg। अब मैं 1 मिनट के लिए 10 kg दिखाता हूँ, 4 kg नहीं लगाता मैं अभी। तो आगे कहने का भाव देखिए इसका क्या है कि विल जस्ट टिल्ट द रॉड अप। इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों? जैसे मान लो मैंने ये 10 kg वेट यहाँ पर नहीं लगाया है, तो रोड रखी हुई है अपनी जगह पर, रोड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, 2 खुटियों के ऊपर रखी हुई है। ओके, अब मैं इसके यहाँ 1 kg वेट रख देता हूँ। ओके, यहाँ पर कितना? 1 kg वेट रख देता हूँ 1 मिनट के लिए मैं, तो भी रोड एज इट इज़ फिक्स है। तो क्या ज़रूरी थोड़ा ही है कि भाई 1 kg वेट रखते ही रोड नीचे इधर गिरनी शुरू हो जाएगी? नहीं। सपोज करो फिर मैंने 1 किलो और बढ़ा दिया, यहाँ 2 किलो वज़न रख दिया मैंने, फिर भी रोड एज इट इज़ है। फिर मैंने 1 किलो और बढ़ा दिया, फिर भी रोड एज इट इज़ है। ऐसे बढ़ाता गया मैं, तो 10 kg वेट जब पहुँच जाता है, 10 kg वेट तक कोई दिक्कत नहीं आई, रोड इक्विलिब्रियम में मिलेगी। लेकिन 10 kg से अगर आपने थोड़ा सा भी 1 ग्राम भी अगर बढ़ा दिया
तो ये रोड इधर से झुकना शुरू हो जाएगी और इधर से झुकेगी तो इधर से उठना शुरू हो जाएगी, यानी कि ये रोड टिल्ट हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी। तो इसको कहते हैं जस्ट टिल्ट होना। 10 kg पर जा कर के ये जस्ट टिल्ट होगी, यानी कि 10 kg पे तो ठीक रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी, लेकिन 10 kg से मामूली सा भी अगर आपने वेट बढ़ा दिया तो ये रोड टिल्ट हो जाएगी। और फिर साथ में कहता है कि 10 kg अगर मान लो इधर ना लगाते, हम इधर बिल्कुल भी कोई भी वेट नहीं लगाते, फिर दूसरे एंड पर अगर हम ऐसे ही करते जाएं तो उधर से 4 kg वेट पर ही जस्ट टिल्ट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं स्टेटमेंट में क्या कहता है। फाइंड द वेट ऑफ द रोड। बच्चों, रोड का ही वेट आपको फाइंड आउट करना है, तो हम रोड का वेट मान लेंगे, उसको फाइंड आउट कर लेंगे। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पैग्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड। रोड के सेंटर से, भाई ये रोड है और इसका सेंटर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ इसका सेंटर ले लेता हूँ। ओके, और इसके सेंटर को किससे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ मैं? ओ से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ओके, तो हमेशा रोड का वेट सेंटर पे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि रोड का जो वेट है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब यूनिफॉर्म रोड है ये, ऐसा नहीं है एक तरफ से मोटी है एक तरफ से रोड पतली है, नहीं। तो वेट कहाँ लाई करेगा? सेंटर के ऊपर लाई करेगा। तो मैं मान लेता हूँ इसका वेट कितना है? W है। ओके, तो एक तो हमें W फाइंड आउट करना है, और दूसरा इस सेंटर से पैग्स की डिस्टेंस, तो ये एक डिस्टेंस और एक ये दूसरे तरफ की डिस्टेंस, ये दोनों आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक तरफ की डिस्टेंस हम मान लेते हैं, सपोज x है ये एक तरफ की डिस्टेंस, तो हम दूसरे तरफ की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो फिगर के अंदर हम ये सारी डिस्टेंसेस 1 मिनट के लिए कैलकुलेट करके रख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 4 मीटर। तो ये कितनी है? 2 मीटर। ये भी कितनी है? 2 मीटर। अब ये 2 मीटर है और इतना x है, तो बची हुई डिस्टेंस क्या होगी? 2 माइनस x होगी यहाँ तक। ओके, और इधर भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए, दोनों पैक्स की डिस्टेंस, आपस में डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। इन दोनों पैक्स की डिस्टेंस, आपस की डिस्टेंस 1 मीटर, ये गिवन है स्टेटमेंट में। पैक्स विच आर 1 मीटर अपार्ट। ओके, अब ये डिस्टेंस x है, तो ये कितनी बचेगी? ऑटोमेटिकली 1 माइनस x बचेगी। ओके, और ये टोटल 2 मीटर है और ये 1 माइनस एक्स है, तो ये कितनी बचेगी? 2 में से 1 माइनस एक्स को घटा दो तो ये 1 प्लस एक्स बचेगी। तो बच्चों, अपने पास ये चारों पीसीज ऑफ दिस लाइन हमारे पास आ गई है, इनकी लेंथ आ गई है। और एक बात और देखिए, जब ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर समझने का बच्चों, कि आपने जब इधर वेट रखा है और बढ़ाते बढ़ाते आप 10 kg वेट तक पहुँच गए हो और 10 kg वेट पर जस्ट टिल्ट की सिचुएशन आ गई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो पैग है ये अब फ्री हो गई है। मतलब इस पैग के ऊपर रोड का कोई वेट नहीं है, टच में है लेकिन पैग के ऊपर कोई वेट नहीं है, क्योंकि 1 ग्राम भी इधर बढ़ाने से ये उठना शुरू हो जाएगी, उठना शुरू हो जाएगी, इससे दूर हो जाएगी। डी जो पैग है इससे रोड दूर हो जाएगी। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जब ये जस्ट टिल्ट की सिचुएशन है, जस्ट टिल्ट की सिचुएशन है, तो ये पैग फ्री ऑफ वेट है, इस पैग के ऊपर कोई वेट नहीं है। ओके, तो पूरा वेट जो है अब बैलेंस्ड है सी पैग के ऊपर, क्योंकि इसी ने अकेली ने इसी ने रोका हुआ है। तो जो टोटल वेट है कितना है? अब टोटल वेट डाउनवर्ड, इधर W और इधर 10 kg, और इनका जो रिएक्शन होगा अकेला C के ऊपर होगा, और वो मैं रिएक्शन मान लेता हूँ सपोज R। तो ये बच्चों तीनों पैरेलल फोर्सेस हैं
N, W एंड R। और इन तीनों पैरेलल फोर्सेस के लिए आप हमारा रिजल्ट जो पीछे आया है वो यूज कर सकते हो। तो देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, R डिवाइडेड बाई दिस, R डिवाइडेड बाई, या फिर आप पहले ये लिखो W डिवाइडेड बाई, क्योंकि R इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो W बटे ये डिस्टेंस W बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू 10 बाई ये डिस्टेंस, और इक्वल टू इन तीनों का रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट जब लेते हैं तो टोटल डिस्टेंस बाकी दो के बीच की, यानी कि तो R बाई दिस इज टोटल डिस्टेंस 2। ओके, तो बच्चों यहाँ से हम W की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन मतलब इन दोनों रेशियोज़ को हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से W की वैल्यू ये आ जाती है अपने पास, दिस डिवाइडेड बाई x। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जहाँ से W की वैल्यू आई है लेकिन x की टर्म्स में है। ओके, अब ऐसे ही हम एक इक्वेशन और फाइंड आउट करने की यहाँ से कोशिश करेंगे। अब मैं दूसरी सिचुएशन लेता हूँ। दूसरी सिचुएशन क्या थी, देखिए फिर से मैं एक बार फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास C और D पैग्स थे, ये हमारी जो एज इट इज़ रोड थी। ओके, और अब की बार रोड का सेंटर तो चलो वहीं पर है, W वेट O के ऊपर लाई करेगा, लेकिन अब की बार इस तरफ अगर हम कितना वेट रखते हैं, 4 kg रखते हैं, तो जस्ट टिल्ट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जस्ट टिल्ट का मतलब अब की बार ये पैग फ्री हो गया है, यानी कि अकेला इस पैग के ऊपर वेट आ गया है, यानी कि रिजल्टेंट जो है इस पैग के ऊपर लाई करेगा, और मैं मान लेता हूँ S इज़ द रिजल्टेंट। ओके, तो फिर से हमारी वही रूल अप्लाई करेंगे। ये डिस्टेंसेस क्या थी, 1 माइनस एक्स, और ये थी 1 प्लस एक्स। ओके, तो फिर से अप्लाई कीजिए रिजल्ट, W डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इक्वल टू S डिवाइडेड बाई टोटल इनकी डिस्टेंस दिस इज 2। यहाँ से फिर से हम W की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मीन्स 4 इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ये मेरे पास एक इक्वेशन और आ गई है। इक्वेशन 1 और 2 दोनों में W की वैल्यू है, तो इन दोनों को इक्वल पुट कीजिए, और इक्वल पुट करने के बाद वहाँ से अपने पास एक इक्वेशन बन जाती है। तो इक्वेशन क्या बनती है, हमारे पास ये बन जाती है 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही बन जाएगी इक्वेशन, और इसको हम आगे जब सोल्व करेंगे तो इसके ये दो पीस बन जाएंगे, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ जाती है बच्चों यहाँ से 5 और 2/3, ये दो वैल्यू आई हैं। अब इन दो वैल्यूज़ में से एक वैल्यू 5, ये तो अतर्क संगत है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 5 हो ही नहीं सकती बच्चों। x क्या था, सेंटर ऑफ द रोड और पैग की डिस्टेंस। अब ये 5 हो ही नहीं सकता, क्योंकि टोटल रोड की लेंथ ही जब 4 मीटर है, तो ये 5 कैसे हो सकता है। इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, एंड वी एक्सेप्ट द ओनली वैल्यू 2/3 ऑफ x। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो एक साइड की डिस्टेंस आ गई है, दूसरे तरफ की डिस्टेंस कैसे आएगी, 2 माइनस एक्स, सॉरी लेंथ कितनी थी, दोनों पैग्स के बीच की दूरी थी 1 मीटर, तो दूसरी क्या आ जाएगी, दूसरी डिस्टेंस 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस 2/3 मीन्स 1/3। तो एक साइड की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है 2/3 है, और ये इधर की डिस्टेंस 1/3 है। और हमें क्या चाहिए, हमें W की वैल्यू भी चाहिए, वेट चाहिए। तो बच्चों x की वैल्यू आप इस W के अंदर रख दो, यहाँ पर x को रख दो या इसके अंदर रख दो, जहाँ मर्जी रखोगे, तो वहाँ से अपने पास W की वैल्यू आ जाती है, और वो आ जाती है 20 kg, एंड दिस इज आवर आंसर।
तो बच्चों उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज में भी हैं और एक प्रॉब्लम और इसी से मिलती जुलती है, वो मैं अभी करवाता हूँ। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 7। ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 2L, रोड की लेंथ कितनी 2L, वेट कितना W, इज लाइंग अक्रॉस 2 pegs ऑन द सेम लेवल, पैग्स सेम लेवल पर हैं और D मीटर अपार्ट। इफ नाइदर पैग कैन स्टैंड ए स्ट्रेस ग्रेटर देन T, शो दैट द लेंथ ऑफ द रोड विच कैन प्रोजेक्ट बियॉन्ड आइदर पैग कैन नॉट बी ग्रेटर देन दिस वन। समझने की कोशिश कीजिए एक बार स्टेटमेंट को। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए। ओके, अभी मैं आपको ये समझाता हूँ कि इसमें क्या कहना चाहता है। दिस इज आवर एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए हमें क्या गिवन है, एक रोड है जिसकी लेंथ है 2L। ओके, ये रोड है, ये टोटल इसकी लेंथ कितनी है 2L। ओके, अब इसको 2 पैग्स के ऊपर रखा गया है। सपोज हमारी रोड है AB और पैग्स हैं हमारे C एंड D। दिस इज C एंड दिस इज D। ये 2 खुटियों के ऊपर इसको रख दिया गया है। ओके, अब इसका वेट कितना है गिवन W, तो ये इसका रोड का सेंटर, पैक्स का सेंटर नहीं, रोड का सेंटर, दिस इज वेट W और सपोज ये है हमारा O पॉइंट। ओके, अब इसमें मान लो बच्चों मैं इस रोड को इधर से पकड़ता हूँ, इधर से पकड़कर अगर मैं रोड को इस तरफ सरका देता हूँ, थोड़ा सा मैं इस तरफ सरका देता हूँ, यानी कि रोड को मैंने इस तरफ प्रोजेक्ट कर दिया। ओके, तो इस पैग के ऊपर वेट बढ़ेगा, इसके ऊपर वेट घटेगा, और थोड़ा सा और सरका दिया मैंने तो इस पैग का वेट और बढ़ जाएगा, इस पैग के ऊपर वेट और कम हो जाएगा, क्योंकि रोड का जो सेंटर है वो इस तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, तो ऑटोमेटिक इसके ऊपर वेट बढ़ता जाएगा, इसके ऊपर वेट कम होता जाएगा। ओके, तो जब इसके ऊपर वेट बढ़ता जाएगा तो कहीं ऐसा तो न हो कि ये टूट ही जाए, भाई इतना ज़्यादा इसके ऊपर वेट बढ़ जाए कि ये टूट जाए। हाँ बिल्कुल ये टूट सकती है। उसके बारे में इसने बताया है कि टी स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस ये सपोर्ट नहीं करेगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इफ नाइदर पैग कैन स्टैंड ए स्ट्रेस ग्रेटर देन टी, मतलब इस पैग के ऊपर जो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है तो वो टी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टी तक ज़्यादा से ज़्यादा टी स्ट्रेस इसके ऊपर, टी वजन इसके ऊपर आप डाल सकते हो। और ऐसे ही ये भी पैग टी स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस फेस नहीं करेगी, मतलब इस रोड को आप इस तरफ सरकाते जाओगे तो इस पैग के ऊपर वजन बढ़ता जाएगा और इसके ऊपर वजन बढ़ेगा तो यानी कि इसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा, तो टी स्ट्रेस तक ये अपनी जगह पर अटकी रहेगी, रुकी रहेगी। टी स्ट्रेस से ज़्यादा आपने इधर स्ट्रेस दे दिया तो ये टूट जाएगी, सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ओके, तो आपको सिस्टम को गड़बड़ाने नहीं देना है। लेकिन इसमें आगे क्या कहता है वो देखिए, शो दैट द लेंथ ऑफ द रोड विच कैन प्रोजेक्ट बियॉन्ड आइदर पैग। अब ये रोड को प्रोजेक्ट करना चाहता है एक साइड में, तो कहाँ तक प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कितनी लेंथ हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी लेंथ हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। शो दैट द लेंथ ऑफ द रोड विच कैन बी प्रोजेक्टेड बियॉन्ड आइदर पैग। बियॉन्ड का मतलब इस पैग से आगे, इस पैग से आगे। मान लो इस रोड को इस तरफ सरकाना चाहते हो तुम, तो इस तरफ सरकाना चाहते हो तो ये लेंथ नोट कर ली हमने, थोड़ा सा और सरका दिया तो ये लेंथ बढ़ गई, थोड़ा सा और सरका दिया ये लेंथ और बढ़ गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लेंथ आप कितनी कर सकते हो, इतनी कर सकते हो। उसके बाद ये
टूट सकता है सिस्टम, यानी कि एकदम से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, यानी कि अगर मैं इस लेंथ को x मान लेता हूँ तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि x की सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो हमारी ये होगी L इंटू डी डब्ल्यू माइनस टी बाई डब्ल्यू। ओके, तो देखते हैं इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए इसको 1 मिनट के लिए हम ये सारी लेंथ्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ये लेंथ हमारी कितनी थी, टोटल 2L है, तो ये L है, L है तो ये L माइनस एक्स बचेगी, ये वाली डिस्टेंस। ओके, और 1 मिनट के लिए ये डिस्टेंस मैं y मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये y डिस्टेंस मान लेता हूँ। ओके, मैंने अपनी मर्ज़ी से रोड को रखा हुआ है, रोड इक्विलिब्रियम में है। मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके रख दूं या इधर शिफ्ट करके रख दूं, जैसे भी मैंने रख दिया रोड इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो इस तरफ भी लेंथ प्रोजेक्टेड बियॉन्ड दिस सी पैग इज दिस वन एंड प्रोजेक्टेड बियॉन्ड दिस इज वाई। ओके, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो भी हमें गिवन थी, मैं एक बार देख लेता हूँ। दैट इज डी मीटर। इन दोनों के लेंथ, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज डी मीटर। तो ये है मेरे पास डी। ओके, सपोज करो इस रोड के ऊपर वजन कितना आया हुआ है भाई, टोटल वेट कितना है W, तो कुछ इस पे है कुछ इस पे, यानी कि कुछ रिएक्शन इसने दिया है कुछ रिएक्शन इसने दिया है। तो इनका रिएक्शन मैं मान लेता हूँ, सपोज दिस इज R1 और इसने जो रिएक्शन दिया है सपोज दैट इज R2। ओके, तो एक बात यहाँ नोट करके रखना बच्चों, ध्यान में रखना है कि गिवन है कि C जो है पैग ये R1 रिएक्शन देती है, जैसे फिलहाल इसको R1 रिएक्शन दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं रोड को इधर शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा तो ये रिएक्शन बढ़ जाएगा, और शिफ्ट कर देता हूँ ये रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो ये मैक्सिमम रिएक्शन कितना दे सकती है, यानी कि इस C के ऊपर मैक्सिमम दबाव कितना आ सकता है, जितना दबाव आएगा उतना ही तो रिएक्शन देगी। तो मैक्सिमम दबाव इसके ऊपर T आ सकता है, उसके बाद ये टूट जाएगी, यानी कि R1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, T हो सकती है। ऐसे ही R2 की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, T हो सकती है। इस बात को मैं आगे चलकर यूज करूँगा। ओके, अब ये 3 पैरेलल फोर्सेस हैं बच्चों, इनके ऊपर मैं अपना रिजल्ट यूज करता हूँ कि R1 डिवाइडेड बाई ये बटे ये डिस्टेंस कितनी है, L माइनस वाई, क्योंकि ये L है ये भी L है। और ऐसे ही दूसरा W दिस बाई दिस डिस्टेंस कितनी है, ये D डिस्टेंस है। और ऐसे ही R2 डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स। ओके, अब मैं इन दो को लेता हूँ, पहले फर्स्ट 2 को सोल्व करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ जाती है L माइनस डी बाई डब्ल्यू इंटू R1। ये तुम्हारे लिए कर सकते हो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब मैं यहाँ y इसको 1 मिनट के लिए मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। चलो 1 मिनट देखिए, ये डिस्टेंस x प्लस ये डिस्टेंस d प्लस ये डिस्टेंस y और टोटल डिस्टेंस कितनी है 2L। ओके, तो ये इक्वल टू 2L। देखिए आप ये दिस प्लस दिस इक्वल टू 2L। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या आएगी 2L माइनस एक्स माइनस डी, और ये y की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो वहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ और ये बन जाती है L माइनस डी प्लस डी बाई डब्ल्यू इंटू R1। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आपको जो मैंने पहले बताई थी उसको यूज़ करूँगा मैं। देखिए अपना मकसद क्या है, x की मैक्सिमम वैल्यू निकालना। ये हम चाहते हैं कि हम कितना इससे कितना बियॉन्ड कितना ले जा सकते हैं, x की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो बच्चों x की वैल्यू R1 के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ये तो सब कांस्टेंट हैं। अब R1 जो है इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, रोड को इधर उधर शिफ्ट करोगे तो R1
बढ़ेगा या घटेगा। ओके, अब मैं R1 को बढ़ाऊंगा तो x बढ़ेगा। ओके, अब R1 की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी हो सकती है? t हो सकती है। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है इसका मतलब वो सबसे बड़ी वैल्यू ऑफ x देगी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x वो क्या हो सकती है? L माइनस डी प्लस डी बाई डब्ल्यू। इसकी जगह मैं t पुट कर देता हूँ R1 की जगह, मैक्सिमम वैल्यू R1 की। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी? L माइनस, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक किया तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x आ जाती है। तो यही हम प्रूव करना चाहते थे कि बियॉन्ड दिस पैग हम इतना ले जा सकते हैं। तो बच्चों सिमिलरली इस तरफ भी इतना ही होगा। सिमिलरली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे सिमिलरली? ये कैलकुलेट करने के बजाय ये कैलकुलेट कर लो, x की वैल्यू आएगी और x को फिर यहाँ से जैसे y को ख़त्म किया था ऐसे x को ख़त्म करो तो y के लिए आ जाएगा। तो सेम यही वैल्यू y के लिए आएगी। ओके, एग्जाम्पल 9 का और एक पार्ट में करवा देता हूँ, सेकेंड पार्ट उसका एज इट इज चलेगा। 3 like parallel forces PQR act at corners of triangle ABC if their center is the centroid। तो प्रूव करना है PQR क्या होंगे? इक्वल होंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? अपने पास एक ट्रायंगल है और इसके 3 जो कॉर्नर हैं A, B और C, इन तीनों पर 3 फोर्स लगाई है। एक P, एक है ये सपोज Q और एक है ये सपोज R। पैरेलल फोर्सेस हैं तीनों। तो तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ से पास होगा ये आपको मालूम है। सेंटर की डेफिनेशन मैंने बताई थी। तो सेंटर से इन तीनों का रिजल्टेंट पास होगा। ओके, और सेंटर इसमें गिवन है। पहला क्या गिवन है? यहाँ पर देखिए, इफ देयर सेंटर इज सेंट्रॉइड। सेंटर तीनों फोर्सेस का कहाँ है? सेंट्रॉइड के ऊपर है। तो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बनाकर देखिए कहाँ होगा। सेंट्रॉइड मिड पॉइंट्स को मिलाने से बनता है। ये मिड पॉइंट्स को मिलाया ये। ओके, तो ये सेंट्रॉइड है जी। यहाँ पर तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट यानी कि P प्लस Q प्लस R लाई करता है। ओके, ये पहले से हमें मालूम है, रिजल्टेंट इतना है और यहाँ लाई करता है। तो हमें क्या प्रूव करना है? P इक्वल टू Q इक्वल टू R। ओके, अब 1 मिनट के लिए मैं एक फोर्स ये ले लूँ, एक ये ले लूँ, दोनों पैरेलल हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? Q प्लस R होगा। कहाँ लाई करेगा? किसी पॉइंट पर BC के बीच में इस लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो सपोज करो 1 मिनट के, वैसे तो यहाँ आएगा, फाइनल यहाँ आएगा, लेकिन वैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ है सपोज D पॉइंट पे। ओके, तो D पॉइंट पे Q और R का रिजल्टेंट यानी कि Q प्लस R यहाँ है। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ रिजल्ट? Q फोर्स बाई Q बाई DC इक्वल टू R बाई BD, R बाई BD। ओके, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब इन दो का रिजल्टेंट तो ये बन गया, और ये मतलब ये और ये, इन दोनों का रिजल्टेंट ये बनना चाहिए, क्योंकि तीनों का रिजल्टेंट तो ये है। ओके, तो ये और ये, इन दोनों का रिजल्टेंट पहले से ही मालूम है हमें, यहाँ पर है G है, तो G पॉइंट से पास होता है। तो एक बात क्लियर है बच्चों कि अगर ये मेरा D यहाँ है और A यहाँ है, तो रिजल्टेंट तो इस लाइन सेंटर तो इस लाइन पे लाई करना चाहिए, यानी कि रिजल्टेंट तो इस लाइन पे कहीं से पास होना चाहिए, इस लाइन से, यानी कि सेंटर इस पे आना चाहिए, लेकिन सेंटर इसके ऊपर है। सेंटर इसके ऊपर है तो इसका मतलब ज़रूर ये D कहाँ होगा? यहाँ होगा, क्योंकि तभी तो ये लाइन यहाँ बनेगी। ठीक है, तो बच्चों इसलिए मैं कह सकता हूँ दिस D पॉइंट इज हियर सच दैट AD इज द मीडियन, यानी कि AD मस्ट बी द मीडियन।
क्योंकि मीडियन अगर ये नहीं होगा, ये अदर देन मीडियन होगा, यानी कि डी और कहीं होगा, तो सेंटर यहाँ कैसे आएगा? लेकिन सेंटर तो हमारा यहाँ पर है, यानी कि तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट तो यहाँ एक्ट करता है। तो इसका मतलब जो ये है डी को यहीं आना पड़ेगा, तभी तो ए डी के ऊपर जी लाई करेगा, यानी कि ए डी मस्ट बी द मीडियन। और मीडियन है तो बच्चों ऑटोमेटिकली बी डी किसके इक्वल हो जाएगा? बी डी इक्वल टू डी सी होगा। और दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब यहाँ पुट करो, बी डी से डी सी कट जाएगा तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। और सिमिलरली बच्चों P इक्वल टू आर प्रूव कर सकते हो, इसका मतलब P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर, यही आप प्रूव करना चाहते थे। ओके, अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। जो भी इसके इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं कम से कम उनको ज़रूर करना है। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।